आज का ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन पेपर है, आपका सैम्पल पेपर है जो आया था, उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो है क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के एंड होते ही आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएगा, जहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। वरना आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। क्लास 11 का हिस्ट्री का बात करेंगे हम। टर्म 2 है, टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, जैसा कि आपको पता है। 40 नंबर का ये आपका ये पेपर होने वाला है। इसमें कुछ सामान्य निर्देश है जो आपको पता ही होंगे। मैंने बता रखा है सामान्य निर्देश पहले भी, अभी बता देता हूँ मैं कि सामान्य निर्देश में क्या होता है। कि इसमें जो बताया गया है सेक्शन जो है वो 4 भागों में डिवाइड है। सेक्शन आपका ABCD 4 सेक्शन है, जिसे हिंदी में क ख ग और घ कहते हैं। इसमें सेक्शन ए में जो होंगे वो आपके टोटल जो है 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस होंगे, जो 3 अंक के होंगे। यहीं पे जो है दूसरा सेक्शन आएगा सेक्शन बी, जिसमें 5 से लेके 7 तक जो है आपके क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन के अंक जो होंगे वो 6 नंबर के होंगे। और जो सेक्शन डी है आपका सी है आपका, इसमें 8 और 9वां प्रश्न होगा, जो केस आधारित प्रश्न होगा और जो 4 नंबर का होगा। फिर वहीं लास्ट जो आपका सेक्शन होता है, आपका लास्ट सेक्शन है डी, जिसमें आपके जो है मैप वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मानचित्र पर आधारित इसमें प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन पेपर जो आया था कुछ अलग तरह का आया था, जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों अलग थे। आंसर की में आंसर नहीं था, लेकिन ये मैंने खुद बनाया है आंसर और साथ ही क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते चलते हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन ए है आपका खंड का, जहाँ पे जो है सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते, पुनर्जागरण के क्या मुख्य कारण थे। ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या थे। तो पुनर्जागरण के जो है कई सारे मुख्य कारण थे, लेकिन ये आपका 3 नंबर का है, तो आपको उस तरह से लिखना है, ठीक है। बाकी पॉइंट्स तो आपके बहुत सारे हैं, जैसे कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। दूसरा पॉइंट दे रखा है संपन्न व्यापारी वर्ग का उदय हो गया। धर्म युद्ध का प्रभाव, राजकीय संरक्षण प्रभाव या परिणाम। और भी बहुत सारे पॉइंट है। सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करना, देसी भाषाओं का विकास, विज्ञान का विकास और अलौकिक अभिरुचियों का विकास, उद्योग व्यापार वाणिज्य का विकास। ये सारे कारण थे जिससे जो है पुनर्जागरण आया था, ठीक है। उसका ये कारण था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये पहला क्वेश्चन था आपका, और ये मैंने खुद जो है बनाया है, ठीक है। उसमें आंसर की थोड़ा अलग टाइप से था, मैंने क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए साथ ही साथ। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। जो औद्योगिक क्रांति है उसके आर्थिक प्रभाव क्या है। तो औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हो गया, जो कृषि थी और हस्तशिल्प पर आधारित जो भी अर्थव्यवस्था को क्या है, बड़े पैमाने के उद्योग, मशीनीकृत विनिर्माण और कारखाना प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया। मतलब कृषि के क्षेत्र में जो भी है बहुत सारे इसमें विकास हो गए, एक तरह से आप कह सकते हो। अगला जो पॉइंट कहता है कि नई मशीनें, बिजली के नए स्रोत और काम को व्यवस्थित करने के नए तरीके ने मौजूदा उद्योगों को अधिक उत्पादक और कुशल बना दिया। ये है। और लास्ट है, मैंने आंसर्स भी ऐड किए हैं जिसमें जो मुझे आंसर लगे। जैसे औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। उद्योग एवं व्यापार में बैंक व मुद्रा की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो गई। बैंकों के माध्यम से जो है लेन देन जो है सुगम हो गया। चेक और ड्राफ्ट का प्रयोग बढ़ गया और मुद्रा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हो गया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। औद्योगिक क्रांति के जो आर्थिक प्रभाव थे उनकी चर्चा करनी थी। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए हैं। बाकी ये 3 पॉइंट है, बड़े बड़े पॉइंट है। इसी में अथवा दे रखा था आपका कि इंग्लैंड की जो राजनीतिक स्थिरता ने औद्योगिक क्रांति के आगमन में किस प्रकार जो है योगदान दिया। क्वेश्चन आपका है कि इंग्लैंड की जो राजनीतिक स्थिरता है उसने किस प्रकार जो है औद्योगिक क्रांति के आगमन में योगदान दिया अपना। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ब्रिटेन के तीनों भाग जो 3 भाग है ब्रिटेन के, इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है, में इनमें क्या है, तीनों में एक सम्राट का आधिपत्य, शांति का वातावरण, सभी में क्या है कि समान कानून व्यवस्था लागू है, समान मुद्रा प्रणाली है, ठीक है, समान बाजार व्यवस्था आपका हो जाएगा ये पॉइंट।
और बाजार व्यवस्था को स्थानीय प्राधिकरण के हस्तक्षेप से मुक्त करना। तो ये सभी पॉइंट है जिससे जो है इंग्लैंड की जो राजनीतिक स्थिरता है उसने भी जो है औद्योगिक क्रांति को योगदान दिया आने में। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, वो जो क्वेश्चन था वो दूसरे का अथवा था। तीसरे क्वेश्चन पे आते तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच जो है त्रिकोणीय व्यापार की व्याख्या करनी है। जो ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच क्या है, त्रिकोणीय व्यापार की हमें व्याख्या करनी है। तो ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच त्रिकोणीय व्यापार कुछ इस तरह से है, जैसे यूरोप है, यूरोप में जो चीनी सामान है उसकी मांग है। ठीक है, तो एक पॉइंट आप ये डाल सकते हो। दूसरा पॉइंट डालोगे आप, ब्रिटेन द्वारा जो है भारत से अफीम खरीदना। ब्रिटेन क्या करता है, भारत से अफीम खरीदता है। और ब्रिटेन द्वारा चीन में चांदी के बदले क्या है, अफीम बेचता है। चांदी लेता है चीन से और अफीम क्या करता है, बेच देता है। चीन से प्राप्त चांदी से चीनी माल खरीदना, चीन से जो प्राप्त होता है चांदी उसी से क्या है, चीनी माल खरीदता है। तो ये त्रिकोणीय व्यापार हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा प्रश्न नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सन यात सेन के जो 3 सिद्धांत है उसके बारे में आप क्या जानते। तो सन यात सेन के जो 3 सिद्धांत है, राष्ट्रवाद है, लोकतंत्र है और समाजवाद है। 3 जो इनके सिद्धांत है। सबसे पहले हम राष्ट्रवाद को देखते हैं। तो राष्ट्रवाद में क्या है, इसका मतलब क्या है, मांचू को उखाड़ फेंकना। मांचू को उखाड़ फेंकना था जिन्हें विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था। साथ ही साथ अन्य विदेशी साम्राज्यवादी, उनको भी हमें इनका कहना था उखाड़ फेंकना था। ठीक है, जो भी विदेशी राजवंश थे उनको इन्हें हटाना था। दूसरा जो इनका सिद्धांत है वो है लोकतंत्र। इसका अर्थ था लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। और तीसरा है समाजवाद। इसका मतलब पूंजी को विनियमित करना और भूमि जोत को बराबर करना था। ठीक है, तो ये 3 जो है सन यात सेन के सिद्धांत थे, ये आप देख लेंगे। चलते आगे, सेक्शन आपका बी आ जाता है, खंड ख। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 6 नंबर के क्वेश्चंस है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है इसमें, पुनर्जागरण ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, प्रोटेस्टेंट सुधार पर जोर देते हुए चर्चा करें। तो सबसे पहले आप ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो सब आप जो है पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है ये एक्सप्लेन करेंगे आप। ठीक है, फिर पुनर्जागरण के प्रभाव ये आप एक्सप्लेन कर देंगे। फिर तार्किक शक्ति का विकास, पॉप की सर्वोच्चता को अस्वीकार करना, मानवतावाद का प्रसार। ठीक है, आगे ये पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। मानवतावाद का प्रसार, अलौकिक अभिरुचियों का विकास, धर्म सुधार आंदोलन हुए, मार्टिन लूथर का योगदान रहा इसमें। दंड मोचन जो सर्टिफिकेट था उसका विरोध किया गया। पोप के आदेशों की क्या है, अवहेलना की गई। पोप के आदेशों की अवहेलना। ईसाई धर्म को क्या है, 2 भागों में बांट दिया। एक तो हो गया आपका प्रोटेस्टेंट वादी और कैथोलिक। ठीक है, ईसाई धर्म को क्या है, 2 भागों में बांट दिया। तो ये आपका क्वेश्चन था कि पुनर्जागरण ने दुनिया को किस प्रकार जो है प्रभावित किया, और प्रोटेस्टेंट सुधार पर जोर देते हुए आपको जो है इसकी चर्चा करनी थी। इसी में आपको अथवा देखने को मिल जाता है, जिसमें पूछा गया है कि 17वीं सदी के यूरोपीय लोगों के लिए दुनिया अलग कैसे दिखाई दी। तो यूरोप में क्या आ गया, पुनर्जागरण आ गया। बहुत सारे रीजन्स आप डाल सकते हो इसमें। पुनर्जागरण आ गया यूरोप में। यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण आ गया। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कच्चे माल की जो मांग है वो बढ़ गई। उपनिवेशवाद को बढ़ावा, औपनिवेशिक देशों का आर्थिक शोषण, औपनिवेशिक देशों में पूंजी निवेश। तो ये आप पॉइंट्स डाल सकते हो इसमें कि उनको किस तरह जो है अलग दिखाई दे रही थी दुनिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि इंग्लैंड में 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में विरोध आंदोलन का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है आपको। तो इंग्लैंड में 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में विरोध आंदोलनों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है आपको। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं इसके। तो इंग्लैंड में 1750 से 1850 के बीच जो है औद्योगिक क्रांति जो है आई थी। मजदूरों के रूप में औरतों, बच्चों ने पुरुषों की बढ़ती मांग। मजदूरों का क्या हो गया, शोषण होने लग गया। मजदूरों का शोषण, मजदूरों द्वारा जो है अधिकारों की मांग की गई। ब्रेड व खाद्य के लिए दंगे हो गए।
लुडिज्म आंदोलन हुआ, कानून द्वारा जो है श्रम जीवियों की दशा में सुधार, जुड़वा अधिनियम जो था उसको समाप्त कर दिया गया, जुड़वा अधिनियम की समाप्ति हो गई। 1833 ईस्वी का कारखाना अधिनियम, काम के घंटे निश्चित कर दिए गए और न्यूनतम आयु जो है निर्धारित कर दी गई, यानी कितने घंटे आपको काम करने हैं और साथ ही कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में अथवा था आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा था, अथवा है आपका। क्वेश्चन है इसमें कि कपास कताई और बुनाई उद्योग में तकनीकी परिवर्तनों का वर्णन करें, ग्लोब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है, सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि कपास कढ़ाई और बुनाई उद्योग में विभिन्न जो है तकनीक परिवर्तन हुए। 1733 में मशीनी करघे का आविष्कार हो गया। 1765 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा जो है कताई मशीन का निर्माण किया गया। आगे आप डाल सकते रिचर्ड ऑर्कराइट द्वारा जो है वाटर फ्रेम का निर्माण करवाया गया, इनके द्वारा, रिचर्ड ऑर्कराइट के द्वारा। फिर 1789 में सैमुअल क्रॉनपटन द्वारा जो है म्यूल नामक मशीन का निर्माण किया गया, पावर लूम का आविष्कार किया गया और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, कपास की मांग बढ़ गई। ठीक है, तो कपास की मांग बढ़ना, तो ये आपके जो है इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कपास कताई और बुनाई उद्योग में जो है तकनीकी परिवर्तन क्या क्या थे और विश्व पर या ग्लोब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका। इसमें पूछा गया है कि चीन और जापान ने जो अपनी आधुनिकीकरण के रास्ते अपनाए हैं उनका विश्लेषण करना है। ठीक है, तो चीन द्वारा कौन सी थी अपनाई गई और जापान द्वारा जो है कौन से पथ को अपनाया गया आधुनिकीकरण के लिए। तो सबसे पहले हम जापान के बारे में जानते हैं, जापान ने अपना आधुनिकीकरण कैसे किया। तो यहाँ पे आ जाते हैं जापान पे, और शोगुन की सत्ता का अंत, मेजी पुनर्स्थापना, फुकोकू क्योहे हुए नीति का अनुसरण। जापान द्वारा जो है अपने जो भी पारंपरिक हुनर व प्रथा थे उन्हीं को क्या है कि नए आधुनिकीकरण के लिए किया गया प्रयोग, जो है पुराने जो भी परंपरा थे उनको उनका प्रयोग नवीन आधुनिकीकरण के लिए किया गया। शिक्षा प्रणालियों का विकास, यूरोपीय विचारों को अपनाना, शिक्षा द्वारा जो है देशभक्ति की भावना, अच्छे नागरिक के गुणों का विकास। ठीक है, तो ये आप पॉइंट डाल सकते हो इसमें। उन्होंने क्या करी, शिक्षा प्रणाली का विकास किया, जो भी यूरोप की विचारधारा थी, जो विचार थे उनको अपनाया, शिक्षा द्वारा जो है देशभक्ति की भावना, अच्छे नागरिक के गुणों का विकास किया। ये आप जापान के बारे में डालोगे। चीन में वही डालोगे तो चीन में 1911 में चीनी क्रांति, 1911 में चीनी क्रांति, इसको एक्सप्लेन करोगे आप। फिर sun यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना, और इसके पॉइंट्स आएंगे माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद जो है पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा, ये आप पॉइंट डालोगे। अगले सेक्शन पे आते हैं खंड ग यानी सेक्शन सी। इसमें आपका 8वां क्वेश्चन जो है स्रोत आधारित प्रश्न पूछा गया है। खंड ग में जो है आपके 2 स्रोत आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें यहाँ पे आपका पहला जो है यहाँ दिया हुआ है, तो आप इनको पूरा पढ़ेंगे फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, आंसर्स मिल जाते हैं इसमें और कभी कभी जो है आपको आंसर भी नहीं मिलते हैं। तो स्रोत आधारित प्रश्न, ये इसका पहला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि इस अनुच्छेद के लेखक जो है वो कौन है, उन्होंने एक मूल की निवासी का वर्णन कैसे किया, उन्होंने एक मूल निवासी का वर्णन कैसे किया। तो इस अनुच्छेद में जो लेखक है वो है वॉशिंगटन। ठीक है, इरविंग यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है। और सामान्य जिंदा दिल लोगों की भांति उन्होंने एक मूल निवासियों का वर्णन कैसे किया, सामान्य जिंदा दिल लोगों की भांति। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी में, वो पूछा गया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ और फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने मूल निवासियों को अलग तरह से कैसे देखा। तो यहाँ पे जंगलों में रहने वाली काम कल्पनाशील प्रजाति के रूप में। इसी में फिर आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि नई दुनिया के मूल लोगों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजी में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न नाम क्या है। तो यहाँ पे यूज़ करते थे रेड इंडियन, आबोरिजिनल, डकोटा, चिरोकी, ये जो है यूज़ करते थे अंग्रेजी में। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो आ जाता है स्रोत आधारित प्रश्न में, ये आपको पढ़ना है फिर उसका आंसर देना है। तो इसमें पूछा गया था 3 क्वेश्चन कि थॉमस जेफरसन कौन थे। तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति।
ठीक है। थॉमस जेफरसन को क्यों जाना जाता था? तो उनको इसलिए जाना जाता था क्योंकि उन्होंने क्या है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा पत्र लिखने के लिए पत्र लिखा था, इसीलिए उन्हें जाना जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन था इसमें स्रोत आधारित प्रश्न में, वो था कि मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे। तो उनका कहना था, थॉमस जेफरसन का मानना था कि मूल अमेरिकी लोग एक महान जाति के थे जो शरीर और दिमाग से श्वेतों के बराबर थे, परंतु सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से हीन थे। ये उनके विचार थे अमेरिकियों के बारे में। यह हो जाता है। फिर आता है सेक्शन डी यानी सेक्शन घ, आपका खंड घ। ठीक है, मानचित्र आधारित प्रश्न होंगे इसमें। और ये प्रश्न जो है पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और ऑस्ट्रेलिया का सबसे उत्तरी शहर आपको बताना था। ठीक है, एक करना था, तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो ये था आपका जो है सैम्पल पेपर हिस्ट्री का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और पेपर जो है आपका ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। यहाँ पे आपने कुछ ही चैप्टर को देखा होगा जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपका जो है एक तो औद्योगिक क्रांति वाला, ये वाला चैप्टर जो है ज़रूर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है बड़े पूछे जा रहे हैं। और जो भी होगा मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ज़रूर करवा दूंगा। और ये था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हिस्ट्री का सैम्पल पेपर भी कवर हो गया है, फिर जल्दी हम इंग्लिश और जो सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं वो करवा दिए जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।